नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट 360 में। हम लोग आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ामिनेशंस के बारे में जिसका इंतज़ार बिहार के लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम का नाम है एस्टेट। एस्टेट जो कि 2025 में होने वाली थी, वो शायद अब 2026 में हो। एस्टेट जो अब तक हुआ है वह एस्टेट सिर्फ बीपीएससी वालों के लिए देखा जाए तो एक 2023 और एक 2024 में हमें देखने को मिला है। इससे पहले भी एस्टेट हुए हैं 2011 में, फिर 19 में और फिर 20 में। ठीक, 2023 और 24 का जो एस्टेट है, इसके अंदर करीब 2.5 लाख बच्चों ने इसे क्वालिफाइड किया था और 2024 के एस्टेट के अंदर करीब 3 लाख बच्चों ने इसे क्वालिफाइड किया था। अगर हम कंपटीशन वाइज देखें तो हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस अकॉर्डिंग अगर एस्टेट 2025 में हो या 2026 में होते हैं तो उसमें हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। कंपटीशन वहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। एस्टेट का फ़ायदा अगर हम देखें तो जो एस्टेट अब तक हुआ है जो करंट में, वो एस्टेट 2023, और ये जो 2023 एस्टेट है यह हुआ था TRE-2 से पहले। कब हुआ था? TRE-2 से पहले हुआ था, ठीक है। और ये TRE-2 से पहले वाला जो एस्टेट है यही कंटिन्यू हुआ और यही कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए किसमें? TRE-3 में, क्योंकि 3 से पहले कोई जो है वो एग्जामिनेशन या एस्टेट हुआ ही नहीं। तो 3 से पहले जब एस्टेट नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि जो कैंडिडेट इसमें रह गए थे वही कैंडिडेट यहाँ पार्टिसिपेट किए। नया कंपटीशन तो बना ही नहीं। नया कंपटीशन तब बनता या TRE-3 में नए कैंडिडेट तब आते जब मुझे यह देखने को मिलता कि TRE-3 से पहले एस्टेट का आयोजन होता। लेकिन अभी तक क्या है कि TRE-2 से पहले एस्टेट 2023 हुआ और उसी के साथ TRE-2 भी और साथ में TRE-3 भी ले लिया गया। अब क्योंकि एस्टेट हुआ नहीं और TRE-4 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? TRE-4 की बात हो रही है। और अगर TRE-4 भी विदाउट एस्टेट लिया जाता है तो हम यही मानेंगे कि यही कैंडिडेट फिर यहाँ भी फाइट करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ वो कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्हें TRE-2 में नहीं हुआ, TRE-3 में नहीं हुआ, वो आ रहे हैं TRE-4 में, ठीक है। या ऐसे भी कैंडिडेट आएंगे जिन्हें प्रमोशंस लेना है। प्रमोशन का मतलब ये है कि कोई 1 to 5 में है, वो 9-10 के लिए एलिजिबल हो चुके थे लेकिन उनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ था। कोई 9-10 में है, वो 11-12 के लिए एलिजिबल हैं, तो वहाँ पे पीजी करके वहाँ 11-12 के लिए जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, है ना। ऐसे भी कैंडिडेट आ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ TRE-3 और TRE-4 में वही कैंडिडेट हैं जो TRE-2 में पास नहीं किए, जो TRE-1 में पास नहीं किए, क्योंकि उससे पहले, इससे पहले न TRE-3 से पहले एस्टेट हुआ न TRE-4 से पहले एस्टेट हुआ। पुराने ही एस्टेट पे एग्जामिनेशन को लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि TRE-4 से पहले अगर एस्टेट का आयोजन होता है, जैसा कि विभाग का मानना है कि अगर TRE-4 से पहले एस्टेट का आयोजन होता है तो TRE-4 6 महीने 8 महीने उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा, जो कि अभी संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी इलेक्शंस का दौर है। तो हो सकता है कि एस्टेट का आयोजन नहीं हो। मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि TRE-5 से पहले, TRE-5 2026 में और उससे पहले हम एस्टेट का आयोजन करेंगे। इसका मतलब TRE-4 से पहले किसी भी तरह का एस्टेट का आयोजन नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक अब बात करते हैं हम लोग, आखिर हमारा नेक्स्ट जो एस्टेट आएगा 2025 में अगर आ जाए लास्ट तक में, या 2026 के शुरू में, जिसे अभी एस्टेट 25 ही कहा जा रहा है ना, तो उसका हमारा स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है ना। हम उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे और कैसे हम प्रिपरेशन करें कि हम एक ही बार में सिंगल अटेम्प्ट में हम उसमें जो है क्वालिफाइड कर जाए। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर में, ठीक है। 2025, ठीक है, जिसे 2025 आप कह रहे हैं, यही चीज बाद में हो सकता है ये 2026 भी हो जाए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं?
वो इसलिए कह रहे हैं कि जो TRE 4 था वो TRE 4 इतना ज़्यादा लंबा खींचा, TRE 5 से पहले, 5 होगा 26 में, तो उससे पहले हो सकता है कि एस्टेट 2 दिन पहले भी ले लिया जा सकता है। जैसे कि TRE 2 एग्जामिनेशन से पहले जब एस्टेट 2023 हुआ था, वो 4-5 दिन के अंदर में फॉर्म फिल किया गया, फिर 1 सप्ताह 10 दिन में एग्जाम लेकर के कहानी खत्म, रिजल्ट दे दिया गया। इतना फास्ट काम किया गया। मैं खुद TRE 2 से पहले एस्टेट 2023 क्वालिफाइड किया था, देन TRE 2 में मैंने सिलेक्शन लिया था। अब जब हम इस एस्टेट को देखते हैं तो एस्टेट के 2 पेपर होते हैं, एक क्या है पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो क्या होता है 9-10 के लिए होगा, किसके लिए 9th-10th के लिए होता है, मतलब हाई स्कूल के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए। और पेपर 2 जो होता है वो किसके लिए होता है 11th-12th के लिए, मतलब हायर सेकेंडरी के लिए। ठीक है, दोनों में सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 मार्क्स दिखेगा, यहाँ पे भी आपको 100 मार्क्स दिखेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब यह हुआ कि अगर आपने फिजिक्स से ऑनर्स किया है तो फिजिक्स का, है ना, अगर आपने केमिस्ट्री से किया है तो केमिस्ट्री का, अगर आपने हिस्ट्री से किया है तो हिस्ट्री का, जिससे भी किया है उसका आपको 100 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा एक उसका पोर्शन है जिसे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड जीके कहते हैं, ये सब इंक्लूड रहता है। वो आपका कितना 50 मार्क्स का होगा 11th-12th में भी और 9th-10th में भी। ओवरऑल आपका कितना हो गया 150 और 150। ठीक है, इतने आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अब आखिर हम इसका प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी जो है एस्टेट 25 और 26 के लिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स है, तो आप अपने सब्जेक्ट में कम से कम इसको आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। एक वो पोर्शन 3 पार्ट में आप इसे डिवाइड कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए 3 पार्ट में, कैसे, एक हो गया आपके लिए क्या इजी, दूसरा क्या होगा मॉडरेट, और तीसरा क्या होगा आपके लिए टफ। ठीक है 3। अब इसमें ये करना है आपको, इसे आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो ज्यादा फोकस आपको टफ वाले पोर्शन पे देना है। ठीक है ना, इसे आपको रिवाइज करते रहना है, इस पे आपको फोकस ज्यादा देना है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स में कट ऑफ भी कम रहता है, एस्टेट तो खैर क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन BPSC में अगर देखते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ वगैरह कम रहते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के। तो यहाँ आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इजी मॉडरेट पे भी अगर आप काम करते हैं तो आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। सिलेक्शन लेना है तब की बात मैं कह रहा हूँ, और मुझे सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो एक जो है वो थोड़ा टफ वाला जो बच्चों को लगता है वो है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो वहाँ आप मॉडरेट काम कर सकते हैं। नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो आप बनाइए, वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह बना सकते हैं आप, जो मैकेनिक्स है आप उसके न्यूमेरिकल बना सकते हैं, 12th के जो मैग्नेटिज्म वगैरह है वहाँ से आप क्वेश्चंस वगैरह ले सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स है वहाँ से आप जो है न्यूमेरिकल वगैरह अच्छे आते हैं तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या उसको आप PYQ उसका लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो जो मिलेगा पैडागोजी के ऊपर में। इसके ऊपर में पैडागोजी के ऊपर में, पैडागोजी के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टीचिंग मेथड के ऊपर में, इसके ऊपर में टीचिंग मेथड्स के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे। ठीक है, आप इन सारे टॉपिक्स का सिर्फ डेली प्रैक्टिस पेपर लगाइए। ठीक ना, DPP। ठीक है, आप डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए इनफ है। वैसे आप पेडागोजी को आप देखिए तो पेडागोजी आप एस्टेट के लिए भी पढ़ रहे हैं, आपको सीटेट के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये हर जगह काम आने वाले हैं। टीचिंग मेथड का भी सेम कंडीशन है,
तो आप इसको अगर पढ़ रहे हैं, इसको अगर देख रहे हैं, इस पर थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, तो ये आपके दोनों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है करंट अफेयर। अब तीसरा हमारा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, करंट अफेयर। करंट अफेयर में हमने क्या कहा है कि आपको ज्यादातर बिहार स्पेशल पे ध्यान देना है, ठीक है। करंट अफेयर और जीके मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि एग्जामिनेशंस के एक दिन पहले तक के करंट अफेयर को रट रहे होते हैं। 100 क्वेश्चंस का वीडियोस देख रहे हैं, मैराथन देख रहे हैं, करंट अफेयर मैराथन। आपको उतना दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सिलेक्शन से मतलब है ना। सिलेक्शन एग्जामिनेशन से एक दिन पहले वाले करंट अफेयर से नहीं आने वाला है। क्वेश्चंस जब तक बना है तभी तक के ना हम करंट अफेयर को देखेंगे। आपको अपने एग्जामिनेशंस को जो आप प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को थोड़े अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए और कम टाइम में पहुंचाने के लिए आपके पास एक अच्छा तरीका यह होगा कि आप इसके लास्ट 6 मंथ के जो है वो करंट अफेयर को आप देखिए, लास्ट 6 मंथ, ठीक है। अब लास्ट 6 मंथ ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर जो जनरली क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो 2-3 महीने पहले वाले पूछे आते हैं। एग्जामिनेशंस अगर अगस्त में है तो कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चंस जो सेट हुआ होगा वो अगस्त के फर्स्ट वीक में हो गया होगा, जुलाई में ही हो गया होगा, जून में ही हो गया होगा। तो अगर अगस्त में आपका एग्जाम टेंटेटिव है तो आप यह कोशिश कीजिए या यह मान कर चलिए कि आपको जुलाई तक के करंट अफेयर को पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ तक जैसे लास्ट 6 मंथ का ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, उतना ही पढ़ना है आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। अगर आपको टॉपर बनना है तब तो पूरे सिलेबस को रटते रहिए, बैठ के घसते रहिए, तब तो कुछ होने जाने वाला है भी नहीं। सिलेबस, पूरे सिलेबस को पढ़ना ये कहीं सही नहीं है, स्मार्ट स्टडी है ही नहीं। स्मार्ट स्टडी वह है जो सेलेक्टेड टॉपिक को और जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो उसे कवर करने को हम लोग स्मार्ट स्टडी कहा जाता है ना, कहते हैं, ठीक है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, वो लेबर वाला काम नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर करना है तब तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, सुबह 9 से शाम 5 पढ़िए। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं 9 बजे जाइए, 5 बजे आइए, 4 बजे आइए, तो आप वो करते रहिए। आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आइए उस पर टाइम मैनेजमेंट को हम देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट, अब यहाँ ये चीज़ आएगा कि आपको डेली लोग कहेंगे कि नहीं 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एस्टेट के लिए और बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए 12 घंटे और 15 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पढ़ने कितने हैं, अगर आप शिद्दत से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शंस आप नहीं रखना चाहते हैं, तो आप 5 से 7 घंटे आप पढ़िए, ठीक है। 5 से 7 घंटे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप 5 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं बिल्कुल शिद्दत से, बिना कोई झंझट के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, है ना, जब तक सफलता ना मिले तब तक कोई हमारे नहीं, है ना। आपको शिद्दत से कितने 5 से 7 घंटे पढ़ने हैं, वो भी लगातार नहीं पढ़ने हैं। इसको आप ब्रेक कर लिए, तोड़ दीजिए। क्या क्या, आप इसको 1 घंटे के शिफ्ट में तोड़ सकते हैं, आप इसको 1 घंटे 25 मिनट के शिफ्ट में तोड़ सकते हैं, है ना। आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसे 1 घंटे 25 मिनट के शिफ्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ जाइए। यहाँ पे आप इसको 1 घंटे 45 मिनट के शिफ्ट में तोड़ सकते हैं, है ना, काफ़ी है। 1 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे काफ़ी है। जनरली क्या है, आप इस टाइम को चूज कीजिए या इसको चूज कीजिए, ठीक है। 2-3 शिफ्ट में यूज कीजिए। अब इसमें ब्रेक रखना है, आपको ब्रेक लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं ना तो ब्रेक नहीं लेते हैं ना, लेके बैठे अब मैराथन शुरू कर दी और निकले घर से, दोस्तों में कहते हैं हमने 8 घंटा पढ़ाई किया है भाई, आज ने हमने पेपर को फोड़ दिया है। पेपर कभी नहीं फूटेगा, लेकिन आपका जो है ना दिमाग जरूर फूट जाएगा। क्या होगा देखिए, आपने 1 आवर स्टडी किया है ना, और आपने ब्रेक लिया कितने मिनट का, 15 मिनट का आपने ब्रेक लिया, ठीक है। मान लीजिए 15 मिनट।
15 मिनट के ब्रेक में आप रिफ्रेश होइए, ठीक है। रिफ्रेश का मतलब चेहरे पे पानी मारिए, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय पी लीजिए, है ना, या घर बात अगर करनी है तो 15 मिनट में बात कर लीजिए, थोड़े रिफ्रेश हो जाइए, ठीक है। मोबाइल को लोग यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, 10-15 मिनट वहाँ मेरा चला जाएगा। लेकिन मोबाइल का जैसे ही रील्स ओपन हुआ, इंस्टाग्राम का रील्स, सोशल मीडिया, फेसबुक का रील्स, यूट्यूब का रील्स, तो रील्स स्क्रॉल करते करते 15 मिनट कब आपका 1.5 घंटा में तब्दील हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलता है। तब समझ में आता है कि अरे ये तो गलती हो गया, टाइम तो ख़त्म हो गया, अब अभी छोड़ देते हैं, शाम में पढ़ेंगे। शाम में फिर कोई दोस्त आ गया कि अरे अभी छोड़ देते हैं, चलते घूमने, रात में पढ़ेंगे। रात में जब आते हैं, खाना पीना खाने के बाद मन नहीं करता पढ़ने का, ओह सो जाते हैं, सुबह सवेरे उठेंगे ना तब और अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब के लाइफ में ऐसा है, और ऐसा जैसे ही हुआ इसका मतलब आपका जो साइकिल है पढ़ने का वो बर्बाद हो गया है, तो फिर किसी हाल में कभी आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। फिलहाल रिजल्ट का क्या होने वाला है, तो जब रिजल्ट आएगा आपसे पूछा जाएगा कि हुआ रिजल्ट। रिश्तेदार लोगों का काम क्या है, रिजल्ट पूछना। उनको पता होता है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, आपको नहीं पता है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, लेकिन उन्हें पता है। तो पूछेंगे क्या बउआ रिजल्ट हुआ कि नहीं, आप क्या कहने नहीं, 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, तो ये कौन कहता है, वही 15 मिनट ब्रेक, वो हो गया 1.5 घंटा। मैं खुद ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनका सिलेक्शन कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ किसी भी एग्जामिनेशन में। पढ़ने में वो हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट, और जब उनसे पूछा जाता है या उनके गार्जियन जब पूछते हैं, क्योंकि अब दोस्त सर्कल है तो सारी बातें होती हैं, तो वहाँ पे ये बोला जाता है 1 मार्क्स से छूट गया, 2 मार्क्स से छूट गया। हकीकत उसे खुद पता है कि वो छूटा क्यों है, तो हमें थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली आपको पढ़ना है 5 से 7 घंटा। ऐसा नहीं कि आज 5 घंटा पढ़ लिए, संडे को गायब कर दिए, नहीं। संडे और सैटरडे जैसे ही आपके लाइफ में आया वो समझिए ख़त्म। एजुकेशन के अंदर में जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनके लाइफ में सैटरडे संडे होना ही नहीं चाहिए। आप अभी लर्निंग पीरियड में हैं, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लाइफ में संडे और सैटरडे नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। संडे भी नहीं है, सैटरडे भी नहीं है। कब होगा सैटरडे संडे, जब सक्सेस हो जाएंगे तब सारी चीज़ें होंगी, तब फेस्टिवल भी होंगे। अभी ना संडे, ना सैटरडे, ना फेस्टिवल, ना रिलेशंस, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आखिर स्मार्ट टिप्स, क्या क्या होने वाला, क्या क्या कर सकते हो और अच्छे से। पहला है छोटे नोट्स बनाइए। छोटे नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट, रिवीजन नोट्स, है ना। ये क्या होगा, आपका लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है ना, जो आपका लास्ट टाइम जो रिवीजन है, लास्ट टाइम में आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। क्या हेल्प करेगा, छोटे नोट का मतलब यह है कि अगर ये आपका नोट 10 पेज का है ना, तो आप इसको 3-4 बार पढ़िए, ठीक है। मिनिमम मैं ये कहता हूं कि हर बच्चों को अपने नोट को कम से कम 3 बार पढ़िए, ठीक है। मैं खुद पढ़ता था, 3 बार आप पढ़िए। जब आप 3 बार पढ़िएगा तो ये जो शॉर्ट नोट है ये कहीं ना कहीं घट के आपके पास में 3 पेज या 2 पेज में निपट जाएगा। सोचिए कि अगर एक चैप्टर, एक टॉपिक कंप्लीट है, एक चैप्टर, एक यूनिट, अगर वो 2 पेज 3 पेज में वो कंप्लीट सिमट जा रहा है, तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, एक रात पहले भी हम उसको इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि हमें पूरे होल बुक को पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम आसानी से एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेंगे। तो आपको शॉर्ट नोट बनानी बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन कर ही लीजिए, वो बेहतर है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है ना कि हमें खुद का एनालिसिस करते हैं हम, और हमें खुद का डेप्थ पता चलता है कि आखिर हम
कितने पानी में, कहा जाता है, कहावत है कि हम कितने पानी में, या हम जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो भैया आपको अपनी गहराई जब पता करनी हो तो आप क्या कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और कंटिन्यूअसली आप जितनी भी टेस्ट हैं बिना कोई स्किप किए हुए आप सारे टेस्ट को जो है वो आप अटेंड कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, किस टॉपिक में हम कमज़ोर हैं, कि हमें और ज़्यादा हमें वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम थोड़ा इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। कोशिश करिए कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कीजिएगा तो इससे आपका क्या है, प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस से आपका जो है वो रिजल्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, जो कि हमने पहले भी कहा था कि टॉपिक को आप डिवाइड कर लीजिए, इजी में, मॉडरेट में और टफ में। और जो कमज़ोर वाला जो टॉपिक है, जिसमें आपको लगता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, इतना हार्ड टॉपिक है कि पेज पलटे नींद आ गई है ना, तो पेज पलटते ही नींद आने वाली जो टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। ऐसे टाइम में पढ़िए जिस टाइम में मूड फ्रेश हो, ताकि थोड़ा लगे कि चलो अगर टफ भी है, थोड़ा लेंदी भी है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिए, अगर इस तरह कोई टॉपिक है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, पढ़िए, 50% भी उसको ज़रूर कवर कीजिए, ये ज़रूरी। लास्ट है वो है आपका कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए 10 घंटा, कल पढ़े 2 घंटा, परसों तरसों गए हो गए, सुइए गए, है ना, तो ऐसा नहीं, ठीक है। हमें इसको जो है वो कंटिन्यूअस रखना है, एग्जामिनेशन के दिन तक कंटिन्यूअस रखना है। और अगर जिसने इसे कंटिन्यू किया है वह सभी सिलेक्शन लेकर गया, तो हमें इस बात को अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें इसे क्या करना है, कंटिन्यूअस हमें इसे देखते रहना है, कंटिन्यूअस में पढ़ना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस वगैरह करते रहना, ठीक है। एस्टेट जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है। एस्टेट क्या है, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, यह एक सपना है, टीचर बनने का सपना। अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो सफलता आपकी पक्की है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आपको और वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। आज के इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव्स लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हम लोग इस चैनल के ऊपर में मैक्सिमम सब्जेक्ट के मैक्सिमम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, PYQ को करेंगे, और थ्योरी वाइज, क्लास नोट्स वाइज भी हम इस पे उसको पढ़ाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।